हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के स्टडी पॉइंट। आज के इस वीडियो में हम पोल साइंस डिसिप्लिन बीए प्रोग्राम यूनिट 2 का स्वतंत्रता, समानता, न्याय, अधिकार की अवधारणा करने वाले हैं। स्वतंत्रता और समानता हमने ऑलरेडी किया हुआ है। अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ पहले जाकर स्वतंत्रता और समानता की वीडियो देख लीजिए। आज की इस वीडियो में हम न्याय करने वाले हैं, उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आपका अधिकार कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वीडियो में हम न्याय की अवधारणा देखेंगे कि न्याय की अवधारणा होती क्या है। तो चलिए पहले हम अर्थ और परिभाषा समझ लेते हैं कि न्याय का अर्थ और परिभाषा है क्या। न्याय को अंग्रेजी में जस्टिस कहते हैं, जो लैटिन भाषा के शब्द जस्टिसिया से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, बांधना। अब बांधना किस तरीके से बांधना है ना, कि उनको अधिकारों, कर्तव्यों, दंड और उचित व्यवस्था में बांट कर लोगों को क्या करना, लोगों के संबंधों को उचित व्यवस्था में संगठित करना। कि अगर कोई इंसान है जिसके पास अधिकार है, तो अधिकार के साथ साथ उसके पास क्या होना चाहिए, कर्तव्य और दंड भी मिलना चाहिए उसको। कि अगर वो कोई गलती करता है तो अगर उस चीज़ का उसको दंड मिलेगा तो वो दोबारा उस चीज़ को नहीं दोहराएगा। और समाज में अधिकार है हमें, तो कुछ हमारे भी कर्तव्य बनते हैं कि हम समाज के लिए करें, या हम जो सरकार कह रही है उस चीज़ कर्तव्य का पालन करें। तो आप समझ रहे होंगे। आगे देखिए, न्याय का संबंध धर्म, जाति, नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, राजनीति, अर्थशास्त्र इत्यादि से जोड़ा जाता है। कि इसका जो संबंध है ना न्याय का, वो जाति, धर्म, नैतिकता, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, कानून, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, इन सब चीज़ों से जोड़ा जाता है। ये सब मिलाकर न्याय बनते हैं। न्याय का संबंध कानून व्यवस्था तथा सजा देने वाले नियमों से है। कि आपको पता है कि किसी भी व्यक्ति को न्याय दिलाता कौन है, कानून व्यवस्था दिलाती है ना। तो जो सजा देने वाली नियम है उसे बोलते हैं हम न्याय, मतलब न्याय का संबंध होता है। आगे देखिए, न्याय किसी भी उन्नतिशील सभ्यता का जरूरी अंग होता है। कि न्याय क्या होता है, न्याय ऐसी चीज़ है जो एक समाज को उन्नतिशील बनाता है, उन्नति की ओर लेकर जाता है। कैसे, क्योंकि अगर जब तक समाज के लोगों को न्याय नहीं मिलेगा तब तक कोई भी एक देश उन्नत नहीं हो सकता है। न्याय किसी भी सभ्य समाज का घटक है। कि घटक का मतलब होता है बनाने वाला, जो चीज़ बनाता है। मतलब कि न्याय किसी भी सभ्य समाज का, अगर हम चाहते हैं कि हमारा समाज अच्छा बने, उसमें कोई भी बुराइयां ना हो, विकास करे, तो वो एक सभ्य समाज कब बन पाएगा, जब न्याय होगा। तो न्याय महत्वपूर्ण हमारा घटक माना जाता है। ठीक है, क्योंकि यदि व्यवस्था ना हो तो राज्य में व्यापक स्तर पर अव्यवस्था, असुरक्षा उत्पन्न हो जाएगी। अगर नहीं होगा हमारे समाज में न्याय तो सब जगह क्या हो जाएगा, अव्यवस्था, असुरक्षा उत्पन्न हो जाएगा। आधुनिक संसार में मानव द्वारा जिन तत्वों को प्रधानता दी जाती है वह है आय, सुरक्षा, सम्मान एवं अवसर की समानता। हम जानते हैं कि आधुनिक समय में अभी प्रेजेंट टाइम पे हम किन तत्वों पर ध्यान देते हैं, हम आय पे ध्यान देते हैं। आय मतलब पैसे पे ध्यान देते हैं कि किस किस को रोजगार मिला हुआ है, तो आय संबंधी चीज़ों पे ध्यान देते हैं। सुरक्षा पर ध्यान देते हैं, सम्मान पर ध्यान देते हैं और अवसर की समानता पर ध्यान देते हैं। तो कब हमारे पास इन सब चीज़ों की समानता आ जाएगी, जब हमारे पास न्याय होगा। न्याय की अवधारणा के अनुसार उपरोक्त सभी बिंदु एक ही हैं, अर्थात न्याय पर केंद्रित है। मतलब ये सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी, ये सब न्याय पे केंद्रित है, न्याय पे आश्रय हैं सारी चीज़ें। जहाँ परंपरागत दृष्टिकोण के अंतर्गत न्याय का मुख्य आपसी व्यवहार का संबंध व्यक्ति के चरित्र से था। कि पहले के टाइम पे क्या होता था, परंपरागत दृष्टिकोण से अगर हम देखें कि पुराने टाइम पे ये हुआ करता था कि ऊंची जाति है या नहीं, नीची जाति है, ये सारी चीज़ें देखकर, इंसान का चरित्र देखकर है जो उसे न्याय दिया जाता था। आगे देखिए, तो वर्तमान के आधुनिक दृष्टिकोण का मुख्य आपसी व्यवहार सामाजिक न्याय से है। कि वर्तमान में हम आधुनिक दृष्टिकोण क्या है हमारा, कि हम आपसी व्यवहार और समाज में कितना न्याय किसको मिलता है, वो सामाजिक न्याय देखते हैं। तो सामाजिक न्याय मुख्यतः, जो सामाजिक न्याय मुख्यतः कैसे हम कहेंगे कि सामाजिक न्याय मिल रहा है, समाज के उन वंचित कमजोर वर्गों की सामाजिक, आर्थिक तथा
राजनीतिक स्थिति को सुधारने की मांग करता है। कि सामाजिक न्याय किस चीज़ की मांग करता है? वो कहता है कि जो वंचित वर्ग है, जो कमज़ोर वर्ग है, उनको क्या करना चाहिए? उनको हमें सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति को सुधारने की मांग करता है सामाजिक न्याय, जिससे वह वर्ग राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित होकर राष्ट्र निर्माण में अपना बहुमूल्य योगदान दे। कि अगर उनका विकास हो पाएगा, उनको हेल्प मिल पाएगी, तो क्या हो जाएगा कि वो राष्ट्र की मुख्य धारा में सम्मिलित हो जाएंगे और राष्ट्र निर्माण में मदद करेंगे। जॉन रॉल्स कहते हैं कि न्याय ही सामाजिक संस्थाओं का सर्वप्रथम सद्गुण है। क्या कहते हैं, क्या मतलब है इसका? कि सामाजिक संस्थाओं का सबसे अच्छा गुण यही है कि सामाजिक संस्थाएं न्याय का ही काम करती है। वह सबको समान मानती है तथा पक्षपात नहीं करती है कि वो कौन सा नीची जाति का है, कौन सा ऊंची जाति का है। वो सबको इक्वल मानकर चलती है। भारत के संविधान की प्रस्तावना में भारतीय लोकतांत्रिक गणतंत्र सभी नागरिकों के लिए न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों को सुनिश्चित करने के लिए सुदृढ़ प्रतिज्ञा प्रण है। कि हमारे संविधान में लिखा गया है ये सारी चीज़ें कि लोगों को समान ये सब चीज़ न्याय मिले इन सब चीज़ों में। और ये हमारे भारत के संविधान की प्रस्तावना में लिखी गई है कि सबको न्याय, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्य, ये सारी चीज़ें सुनिश्चित की गई है हमारे संविधान के प्रस्तावना में, और इसका दृढ़ प्रतिज्ञा प्रण लिया गया है। आगे देखिए, प्रस्तावना सूची में न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा इन सबसे ऊपर रखा गया है। कि प्रस्तावना सूची में क्या किया गया है? न्याय, स्वतंत्रता, समानता, भाईचारा, इन सब चीज़ों से ऊपर रखा गया है। कि सबसे ऊपर क्या चीज़ होगी? प्रस्तावना सूची होगी। कि उसमें सबसे पहला चीज़ होगा न्याय। प्रस्तावना सूची में न्याय सबसे ऊपर होगा और इस सब के नीचे होगा ये सारी चीज़ें। कि ऐसा नहीं है कि अगर जो भी जज है उसका कोई रिश्तेदार लगता है तो वो उसके पक्ष में ही सुना देगा न्याय, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इसलिए बोला गया है कि जो प्रस्तावना सूची में न्याय सबसे ऊपर होगा और उनसे उसके नीचे सब चीज़ होंगे। तो अरस्तु ने न्याय के बारे में बताते हुए यह कहा है कि समान काम करने वालों के साथ समान व्यवहार तथा असमान काम करने वालों के साथ असमान व्यवहार ही न्याय होगा। कि मतलब क्या है इनका? कि देखिए, जैसे एक मेल डॉक्टर है, ठीक है, और एक फीमेल डॉक्टर है। तो जो मेल डॉक्टर है और जो फीमेल डॉक्टर है, मेल डॉक्टर की जो फीस है या सैलरी है वो ज़्यादा है फीमेल डॉक्टर से, ठीक है। तो क्या यहाँ पर सही हो रहा है? यहाँ पे असमानता हो रही है ना, लेकिन ये बिल्कुल भी सही नहीं है। एक और देखिए, यहाँ पे एक डॉक्टर है और यहाँ पर एक व्हीकल चालक है, ठीक है, व्हीकल चलाने वाला है। तो क्या जो डॉक्टर को सैलरी मिलती है वही सैलरी अगर एक व्हीकल चलाने वाले को दे दिया जाए तो क्या वो ठीक होगा, उचित होगा? नहीं होगा ना। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे तो समानता थी, लेकिन ठीक क्यों नहीं है? तो यही कहने का मतलब है अरस्तु का, कि अरस्तु कहते हैं कि असमान लोगों के साथ असमान व्यवहार होना चाहिए और समान लोगों के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। कि यहाँ पे ये समान काम कर रहे हैं ना, एक ही काम कर रहे हैं, तो दोनों की सैलरी इक्वल होना चाहिए, यहाँ पे भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे ये असमान काम कर रहे हैं कि एक व्हीकल चला रहा है और एक डॉक्टर है, तो इन दोनों के बीच में अंतर है, इस वजह से इन दोनों की सैलरी अलग अलग दी जानी चाहिए। तो ये असमान, तो ये समझाने का मतलब था अरस्तु का। तो आई होप आप समझ गए। नेक्स्ट टॉपिक है आपका न्याय की अवधारणा का विकास। अब न्याय की अवधारणा का विकास कैसे हुआ? न्याय को परिभाषित करना एक कठिन कार्य है। इसके बावजूद विभिन्न कालखंडों में प्रमुख राजनीतिक चिंतकों एवं दार्शनिकों ने न्याय शब्द को निश्चित परिभाषा देने का निरंतर प्रयास किया। कि क्या बोला है कि न्याय जो है, न्याय एक कठिन कार्य है, न्याय को परिभाषित करना एक बहुत ही जटिल काम है। इसके बावजूद भी क्या होता रहा है कि हर एक कालखंड में, हर एक समय में हमने देखा है कि राजनीतिक चिंतकों ने क्या किया है, न्याय शब्द को निश्चित परिभाषा देने का निरंतर प्रयास किया है।
यूनानी दार्शनिक ने न्याय की अवधारणा को सामाजिक व्यवस्था से संबंधित माना है। कि यूनानी दार्शनिक क्या कहते हैं कि जो न्याय की अवधारणा है या जो न्याय है उसको हम समाज की व्यवस्था कह सकते हैं, अथवा न्याय की अवधारणा एवं न्याय का अभिप्राय लोकतांत्रिक एवं गैर लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था वाले राष्ट्रों के लिए भिन्न भिन्न थे। कि एक लोकतंत्र वाला देश है और एक गैर लोकतंत्र वाला देश है, तो उसके लिए अलग अलग तरीकों से न्याय होगा, है ना, कि वो क्या कैसे समाज के लिए न्याय करता है। परंतु दोनों के लिए इसका संबंध सामाजिक व्यवस्था से था। लेकिन दोनों ही देश में सामाजिक व्यवस्था को ही मद्देनजर रखते हुए ही न्याय दिया जाता है। आगे देखिए, न्याय के संबंध में विभिन्न विद्वानों के विचार निम्नलिखित हैं। प्लेटो का न्याय सिद्धांत है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में लिखी न्याय मानव आत्मा की उचित अवस्था और मानव स्वभाव की प्रकृति का भाग है। कि जो न्याय है वो मानव की जो आत्मा है उसका एक उचित अवस्था है और मानव स्वभाव का ही एक क्या है, भाग है। प्लेटो की व्यक्तिगत न्याय में उन्होंने बताया है कि मानव आत्मा की 3 प्रमुख तत्व है। वो तत्व कौन कौन से हैं? पहला तत्व है तृष्णा, दूसरा साहस और तीसरा है विवेक। तो व्यक्ति की आत्मा के तीनों वर्ग, विवेक वर्ग में शासक वर्ग, दार्शनिक वर्ग। कि विवेक वर्ग में कौन सा वर्ग आ जाता है? जो शासक वर्ग होते हैं, जो राजा होते हैं, दार्शनिक जो विचारक आप बोल सकते हो या थिंकर बोल सकते हो। साहस वर्ग में आ जाते हैं सैनिक वर्ग, तथा उत्पादक वर्ग में तृष्णा। उत्पादक वर्ग कौन से हो सकते हैं? जैसे आप किसान बोल सकते हो या आप क्या बोल सकते हो कि कोई भी फैक्ट्री है ना, फैक्ट्री का जो मालिक है, तो वो उत्पादक वर्ग हो जाता है। तो उत्पादक वर्ग में तृष्णा को रखा है। तो उनका कहने का क्या मतलब है कि विवेक का अर्थ है अच्छे बुरे का ज्ञान होना, साहस का अर्थ है हिम्मत, तथा तृष्णा का अर्थ है इच्छा रखने वाला। प्लेटो के हिसाब से यह तीनों वर्गों में होना चाहिए। कि अगर सब अपने अपने तरीकों से ये इन व्यवहारों पर ध्यान नहीं देंगे तो क्या होगा कि इनके लिए ये सारी चीज़ें कोई मायने नहीं रखेगी। मतलब क्या है कि अगर एक शासक वर्ग है तो उसके अंदर विवेक होना बहुत ही ज़रूरी है, उसके अंदर अच्छे बुरे की पहचान होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर वो सैनिक वर्ग है तो उसके अंदर साहस होना, हिम्मत होना बहुत ज़रूरी है। अगर उत्पादक वर्ग है तो उसके अंदर इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है कि किसी भी चीज़ के बारे में, किसी भी चीज़ को नया कैसे बनाया जाए, कैसे नई नई चीज़ों को लाया जाए, उन सब चीज़ों के बारे में उसे इच्छा रखना बहुत ज़रूरी है। तो ये 3 तत्व बताए हैं मानव आत्मा की प्लेटो ने। देखिए, प्लेटो का सिद्धांत कानूनी सिद्धांत ना होकर नैतिक से संबंधित है। कि प्लेटो का जो सिद्धांत है ना वो क्या है, वो नैतिक सिद्धांत माना जाता है, वो एक कानूनी न्याय नहीं है। नैतिक सिद्धांत मतलब अच्छे विचार जो नैतिक होते हैं। नैतिक का मतलब है अच्छा विचार। मनुष्य अपने उन सभी कर्तव्यों का पूरी ईमानदारी से पालन करे जिनका पालन समाज के कार्य की दृष्टि से किया जाए। कि कोई भी अगर हमारा कर्तव्य है, जैसे अभी मोदी ने स्वच्छता अभियान चलाया था, तो मोदी जी ने जब स्वच्छता अभियान चलाया तो बहुत लोग उस चीज़ का पालन नहीं कर रहे थे। तो हम क्योंकि भारत के नागरिक हैं तो हमें पूरा अधिकार है उस चीज़ का कि हम अधिकारों का पालन भी तो करें। तो मतलब यह है कि कानून के नियमों का पालन करना ही न्याय है। न्याय का अर्थ है स्वयं के धर्म का पालन करना। कि अगर आपका धर्म क्या है, एक धर्म, ये कौन से धर्म की बात हो रही है? हिंदू मुस्लिम ये वाले धर्म की बात नहीं हो रही है। ये आपका कर्तव्य क्या है कि अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आपका काम है पढ़ने का, तो आपका वो धर्म है। तो अगर जो भी इंसान अपने धर्म का, अपने काम का पालन करता है तो वही न्याय है। विचारक है हमारे अरस्तु का न्याय सिद्धांत। अब अरस्तु के अकॉर्डिंग क्या है न्याय? अरस्तु ने अपने ग्रंथ एथिक्स में न्याय संबंधी सिद्धांत को राज्य के लिए महत्वपूर्ण माना है। कि उन्होंने कहा है कि जो न्याय संबंधी सिद्धांत है वो राज्य के लिए, सरकार के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो ग्रंथ किसको कहते हैं? ग्रंथ एक साहित्यिक किताब को कहते हैं। अरस्तु ने न्याय को 2 भागों में बांटा है। अरस्तु के अकॉर्डिंग 2 भागों में न्याय बांटा जा सकता है।
पहला है सामान्य न्याय, दूसरा है विशेष न्याय। अब सामान्य न्याय में क्या आता है? अरस्तु के अनुसार सामान्य न्याय से आशय सामाजिक नैतिकता से अर्थात पड़ोसी के लिए किए जाने वाले भलाई के सभी कार्यों से है, अच्छाई के सभी कार्यों से है। सभी सद्गुणों को ही अरस्तु ने सामान्य न्याय माना है कि समाज में कैसे किसके साथ व्यवहार करना चाहिए, वही एक सामान्य न्याय है। विशेष न्याय में क्या बोला अरस्तु ने? मनुष्य को अन्य मनुष्य के साथ उचित एवं समान व्यवहार करने की प्रेरणा देता है। कि विशेष न्याय हमें किस चीज़ की प्रेरणा देता है? वो हर एक मनुष्य का दूसरे मनुष्य के साथ समान व्यवहार करना ही क्या है? न्याय है। और वो हमें प्रेरणा देता है। जैसे मान लीजिए कि एक नीची जाति का व्यक्ति है और एक ऊंची जाति का व्यक्ति है, तो इन दोनों में भेदभाव ना करके लोग क्या करें? इन दोनों को समान नज़रिए से देके समान व्यवहार करें, तो यही विशेष न्याय कहलाता है। आगे देखिए, जिस व्यक्ति को जो मिलना चाहिए उसकी प्राप्ति हो, उन्होंने विशेष न्याय को पुनः दो भागों में बांटा है। पहला है सुधारात्मक न्याय। सुधारात्मक न्याय क्या है? राज्य के विभिन्न सदस्यों के पारस्परिक संबंधों में उत्पन्न होने वाले दोषों को ठीक करके उनमें सुधार करना। कि मान लीजिए कि कोई राज्य का सदस्य है ना, और उनके सदस्यों के बीच में क्या हो गया? लड़ाई हो गया है और वो लड़ाई ठीक नहीं हो पा रहा है, तो अगर उस लड़ाई को सॉल्व करवा दिया जाएगा, ठीक हो जाएगा उनका संबंध, तो वो हो जाएगा आपका सुधारात्मक न्याय। मतलब कि अगर कोई कानून बना है और उस कानून में कोई दोष है तो उसे ठीक किया जा सकता है। अब जो सुधारात्मक न्याय है उसको भी दो भागों में बांटा है अरस्तु ने। पहला है ऐच्छिक न्याय। यह विभिन्न संधि एवं समझौता के द्वारा एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से करता है। इन्हें उल्लंघन करने पर न्यायालय ठीक करता है। मतलब क्या है कि अगर किसी व्यक्तियों में आपस में लड़ाई हो गया है तो उसे न्यायालय क्या कर सकता है? ठीक कर सकता है, उनके बीच में लड़ाई सुलझाकर। अनैच्छिक, जब कोई नागरिक किसी दूसरे को हानि या कष्ट पहुंचाने का प्रयास करता है तो राज्य पीड़ित व्यक्ति की सुनवाई करता है और दोषी को दंडित करता है। क्या मतलब है कि हमने ऐच्छिक में पढ़ा कि दो नागरिक के बीच में लड़ाई हो गया तो क्या करेगा? न्यायालय उसको सुधारने की कोशिश करेगा, उन दोनों के बीच में समझौता कराने की कोशिश करेगा। लेकिन अनैच्छिक में ये चीज़ होता है कि एक इंसान ने दूसरे इंसान को कष्ट पहुंचा दिया या जान से मार दिया, तो ऐसे में क्या होगा? उस चीज़ का जो जिसने वो चीज़ किया है उसको दोषी करार करते हुए उसे दंड दिया जाएगा और पीड़ित इंसान को उसमें न्याय मिलेगा। सेकेंड था वितरणात्मक न्याय। अब वितरणात्मक न्याय क्या होता है? वितरणात्मक न्याय से अभिप्राय उस सम्मान एवं धन संपदा के वितरण से है। प्रत्येक नागरिक को राजनीतिक समुदाय में उसका उचित स्थान दिलाता है। इस वितरण का संबंध राज्य के नागरिकों के पद, सम्मान एवं पुरस्कार के वितरण से है। कि अगर जो इंसान उस सम्मान के लायक है कि वो उसमें वो काबिलियत है कि वो एक पुरस्कार के काबिल है और सम्मान के काबिल है, तो उसको वो चीज़ क्या किया जाना चाहिए? दिया जाना चाहिए। और उस हर एक इंसान को धन संपदा और हर चीज़ का संसाधन का सब में क्या है? समानता वितरण करना चाहिए। सरकार को समान रूप से वितरण करना ही क्या है? न्याय है, वितरणात्मक न्याय है। देखिए, अरस्तु ने हमें क्या कहा था कि अरस्तु ने दो भागों में किसको बांट दिया? न्याय को बांट दिया। पहला कौन सा था हमारा? पहला था सामान्य न्याय और दूसरा क्या था? विशेष न्याय था। अब कह रहे हैं अरस्तु कि विशेष न्याय को भी उसने दो भागों में बांट दिया। अब वो क्या था कि उसमें था, पहला था हमारा सुधारात्मक न्याय कि सुधार होगा उस चीज़ में, कोई भी चीज़ हुआ है, और दूसरा क्या था हमारा? वितरणात्मक न्याय। ठीक है। अब सुधारात्मक न्याय में भी क्या किया अरस्तु ने? दो भागों में बांट दिया। जो पहला क्या था? ऐच्छिक और दूसरा क्या था? अनैच्छिक। तो ये था अरस्तु का न्याय सिद्धांत। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा। टॉपिक है आपका आधुनिक युग में न्याय। अब आधुनिक युग में न्याय क्या है कि आधुनिक युग में न्याय का कहना है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख मिले। इन सब चीज़ों पर बहस करती रहती है आज की सरकार कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख मिल सके। इन्हीं सब चीज़ों में अभी की जो सरकार है आप देखते हो कि बहस करती रहती है
जॉन स्टुअर्ट मिल क्या कहते हैं, इनके द्वारा सामाजिक उपयोगिता का प्रमुख घटक मानते हैं कि ये कहते हैं कि जो न्याय है ना वो समाज का एक प्रमुख घटक है। मनुष्य अपने लिए सुरक्षा की कामना करते हैं, इसलिए वह ऐसे नैतिक स्वीकार कर लेते हैं जिनसे दूसरे भी वैसे ही सुरक्षा अनुभव कर सके। कि हर व्यक्ति कानून के आधार पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करता है, कि वो जानता है कि उसके साथ कुछ गलत नहीं हुआ क्योंकि वो ऐसा कानून बना हुआ है। अगर कानून में लिखा हुआ है कि ये चीज़ गलत है तो वो उसके साथ नहीं होगा। इस वजह से ही हर इंसान सुरक्षा की कामना करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्याय के विभिन्न आयाम। अब न्याय के विभिन्न आयाम क्या है? आयाम का मतलब क्या होता है? मैक्सिमम लिमिट, या आप बोल सकते हो कि विस्तार क्या है न्याय का। फर्स्ट टॉपिक है हमारा न्याय का कानूनी आयाम। अब न्याय का कानूनी आयाम क्या बोलता है हमें, कि जो व्यवस्था किसी राज्य के कानून द्वारा निर्धारित होते हैं ऐसी व्यवस्था न्याय कहलाती है। अर्थात कानूनी न्याय का संबंध कानूनी रीति रिवाजों एवं मानवीय अभिकरणों मतलब एजेंसी द्वारा निर्मित होती है। न्याय के कानूनी संदर्भ में दो तथ्य महत्वपूर्ण है, कि अब जो कानूनी आयाम है उसमें भी दो तथ्य महत्वपूर्ण होते हैं। पहला है न्यायपूर्ण कानून का निर्माण और दूसरा है कानून के अनुसार उपलब्धता। तो न्यायपूर्ण कानून का जो निर्माण है, विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून न्यायपूर्ण और तार्किक होनी चाहिए, सभी व्यक्तियों के लिए समान निष्पक्ष हो, लेकिन कभी कभी न्यायपूर्ण कानून असमान भी हो सकता है। अब हम पढ़ेंगे कि असमान क्यों होता है ये। आइए उदाहरण से समझते हैं। 3 साल से कम आयु के बच्चों के लिए रेल में यात्रा करना मुफ्त है। 3 से 12 साल तक की आयु तक आधा किराया लगता है। 12 से 60 वर्ष तक का पूरा किराया, और 60 वर्ष से अधिक है मतलब वो बुजुर्ग है या वरिष्ठ नागरिक है तो उनके लिए विशेष छूट दी जाती है। तो ये जो प्रावधान है ये बिल्कुल सही है। क्यों सही है? क्योंकि इसमें जो अंतर है ना वो न्यायपूर्ण है। इसलिए क्योंकि जो 3 साल का बच्चा होता है, 3 साल से कम, उसके पास पैसे कहाँ से आएगा कि वो किराया दे सकेगा, है ना। और 3 से जो 12 साल के बच्चे हैं उनके लिए आधा किराया इस वजह से क्योंकि वो थोड़े बड़े हो गए तो उनके मम्मी पापा दे देंगे किराया, है ना। और 12 से जो 60 साल का है वो उसमें हम बोल सकते हैं कि कहीं ना कहीं वो युवा में आ जाएंगे, है ना। तो युवा में आने के बाद वो पूरा दे सकते हैं उस चीज़ का किराया कि उतना उनके पेरेंट्स चुका देंगे। लेकिन 60 वर्ष से अधिक है तो वो कहाँ से पैसे लाएंगे कि वो दे। उनके बच्चे दे सकते हैं, लेकिन अगर मान लीजिए कि जो ऐसे वरिष्ठ नागरिक है जिनके बच्चे उनको छोड़ दिए या कुछ ऐसा हो गया है तो फिर वो कहाँ से देंगे। तो इसी वजह से ये जो अंतर है वो बिल्कुल न्यायपूर्ण है। अतः कौन सा कानून न्यायपूर्ण है या कौन सा न्यायपूर्ण नहीं है, यह किसी समुदाय विशेष की मान्यताओं एवं नैतिक दृष्टिकोण पर निर्भर करता है कि वो नैतिकता उसमें अच्छाई है या नहीं है उस कानून में। कानून के अनुसार उपलब्धता, यह विचार कानून के शासन के सिद्धांत पर आधारित है। समाज में व्यक्तियों को विधि के समक्ष समान मानना एवं विधि का निष्पक्ष प्रयोग ही न्याय है। कि कानून के अनुसार उपलब्धता हमने पढ़ा कि सेकंड तथ्य था, तो उसमें बोला क्या गया है कि कानून के अनुसार शासन के सिद्धांत पर आधारित होता है ये, और समाज में व्यक्तियों को विधि के अनुसार क्या करना चाहिए, मतलब समक्ष, कानून के समक्ष मानना चाहिए और उसको पूरा निष्पक्ष न्याय देना चाहिए। आयाम है हमारा न्याय का राजनीतिक आयाम। राजनीतिक न्याय से तात्पर्य बिना किसी भेदभाव के प्रत्येक व्यक्ति को राज्य सत्ता में हिस्सेदारी मिलना शामिल होता है। कि मतलब अगर कोई भी व्यक्ति है वो इलेक्शन में खड़ा होना चाहता है तो वो खड़ा हो सकता है, उसे क्या है, राजनीतिक में पूरा वो अधिकार रखता है। वो आयाम है, राजनीतिक आयाम है उसका, न्याय है उसका। राजनीति प्रक्रिया न्याय के श्रेष्ठतम अवस्था को उपलब्ध कराती है। कि जो राजनीति है वो सबसे अच्छा तरीका है न्याय की अवस्था को देने का। संविधान, संसद एवं न्यायालय मुख्यतः न्याय के कानूनी पहलुओं में जुड़े हैं। कि जो संविधान है हमारा, संसद है और न्यायालय है, ये सभी क्या है, न्याय के कानूनों से जुड़ी हुई है। परंतु नौकरशाही राजनीतिक दल हित समूह रूप में प्रदान करते हैं। और ये जो सरकार है ये क्या करती है, ये नौकरशाही राजनीति इन सबको ये शक्ति देती है। मतलब कि जितनी भी नियम बनते हैं वह संविधान तथा संसद से जुड़े होने चाहिए, तभी वो एक कानून बनेगा।
अगर वह संविधान में नहीं है तो कानून उसे लागू नहीं किया जा सकता, तो उस कानून को लागू नहीं किया जा सकता। तथा इन सब नियमों का पालन करवाने के लिए सरकार सरकारी ऑफिसर को यह शक्ति प्रदान करते हैं। जो नौकरशाही, आप आईएएस बोल सकते हो, या आप बोल सकते हो कि जो भी सरकारी ऑफिसर्स होते हैं वो सभी इन सब चीज़ों को, क्या, कानून को फॉलो करवाने का काम करते हैं। नाम है हमारा न्याय का सामाजिक आयाम। अब न्याय का सामाजिक आयाम क्या है? सामाजिक न्याय का मतलब ऐसी धारणा है जन्म, जाति, धर्म, लिंग के आधार पर भेदभाव को रोकने के लिए एक कोशिश है ताकि राष्ट्रीय संसाधनों एवं संपदा का समान रूप से वितरण हो सके, संसाधनों को सामाजिक रूप से वंचित वर्गों तक पहुंचाया जा सके। सभी न्यायालयों का जन आवश्यकताओं के अनुरूप समय समय पर अपने न्यायिक दृष्टिकोण में परिवर्तन करने की ओर झुकाव रहा है। क्या मतलब है कि न्यायालयों ने समय समय पर आवश्यकता के अनुसार क्या किया है, समय समय पर न्यायिक दृष्टिकोण से परिवर्तन किया है। हमारे सर्वोच्च न्यायालय संपत्ति के विवादों में बहुत अनुदारवादी दृष्टिकोण अपनाता है। अनुदारवादी मतलब है रूढ़िवादी बोल सकते हो आप, या आप बोल सकते हो जो उदारवाद के बिल्कुल अपोजिट हो, विपरीत हो, तो वो अनुदारवादी होता है। तो संपत्ति के मामले में सर्वोच्च न्यायालय अनुदारवादी क्यों है? क्योंकि वो क्या करता है सर्वोच्च न्यायालय कि अगर किसी भी संपत्ति के बारे में लड़ाई हो रहा है तो वो उसी तरफ न्याय करते हैं जिसके नाम पर वो ज़मीन है। अगर ये भी हो सकता है कि धोखे से किसी ने हड़प लिया हो उस ज़मीन को और अपने नाम पे करवा लिया हो, तो फिर भी सर्वोच्च न्यायालय क्या कहता है कि नहीं, जिसके नाम पर है ज़मीन उसी का होगा। जैसे बहुत सारी ज़मीनों को सरकारी ज़मीन घोषित किया जाता है और वो चाहे वो गरीब का हो, अमीर का हो, किसी का भी जगह हो, वो सरकार ले लेता है। तो हम देख सकते हैं कि कैसे सर्वोच्च न्यायालय क्या करता है, संपत्ति के विवादों में अनुदारवाद का रोल करता है। दूसरी तरफ नागरिक अधिकारों की रक्षा के संदर्भ में उसका दृष्टिकोण काफ़ी सुधारात्मक रहा है। दूसरी तरफ अगर हम देखें तो सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक के अधिकारों, रक्षा, इन सब के संदर्भ में बहुत अच्छा सुधार किया है। फोर्थ आयाम है आपका न्याय का आर्थिक आयाम। आर्थिक न्याय का मतलब आर्थिक शोषण का अंत, देश के भौतिक साधनों का उचित बंटवारा। मतलब कि अगर मान लीजिए एक मजदूर है और वो मेहनत से काम कर रहा है और जितनी उसको मजदूरी मिलनी चाहिए उतनी नहीं दे रहा है वो मालिक, तो क्या कर रहा है, वो कहीं ना कहीं उसका शोषण कर रहा है, तो वो आर्थिक शोषण में आ जाएगा। तो इसे ही हम क्या कर सकते हैं, इसको ख़त्म करने के लिए आर्थिक आयाम को लाया गया है ताकि लोगों को आर्थिक तौर पे शोषण ना किया जाए और न्याय किया जाए। तो अधिक से अधिक लोगों के हित में उसका उपयोग करना। मार्क्सवादी का कहना है कि समाज में अमीर गरीब के आधार तथा समाज के वर्ग विभाजन को समाप्त किए बिना आर्थिक न्याय संभव नहीं है। कि जब तक हम ये वर्गों में बटा हुआ है ना समाज, कि ये इस वर्ग का, ये इस वर्ग का, ये सारा चीज़ जब ख़त्म हो जाएगा तभी जाके जो हमारा देश है वो क्या कर सकता है, आर्थिक विकास कर सकता है। इनका मानना है कि न्याय का मूल अभिप्राय समाज में सभी लोगों को मूलतः आर्थिक संसाधन उपलब्ध कराना है। कि वो मानते हैं कि जो आर्थिक संसाधन है ना, वो सभी इंसान को, सभी समाज तक पहुंचाना ही क्या है, न्याय है, जो केवल भविष्य में वर्ग विहीन समाज में उपलब्ध हो सकती है, जो केवल उन्हीं समाज में उपलब्ध हो सकती है जहाँ पे कोई भी एक वर्ग नहीं है। प्रक्रियात्मक न्याय। प्रक्रियात्मक न्याय का स्वरूप औपचारिक अथवा संवैधानिक न्याय है। ये क्या है, हमारा प्रक्रियात्मक न्याय है वो संवैधानिक न्याय माना जाता है। इस न्याय व्यवस्था के समर्थक यह मानते हैं कि सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं इत्यादि के वितरण की प्रक्रिया हो, कि एक प्रक्रिया के अनुसार क्या करना चाहिए, सेवाओं, पदों और वस्तुओं का वितरण करना चाहिए। विधि न्यायपूर्ण होनी चाहिए। किसे क्या मिलता है यह विवाद का विषय नहीं है, कि जो भी चीज़ हो वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। और ये इसमें बिल्कुल भी वो नहीं है कि अगर किसी को कम भी मिलता है तो क्या मिलता है और क्या नहीं मिलता है, इस पे कोई भी विवाद नहीं होना चाहिए। मतलब कि मान लीजिए कोई सरकारी ऑफिसर है तो वो उस योग्य है तभी उस पद पे है, अगर जो उसके योग्य नहीं होगा उसे उस पद पे कैसे बिठाया जा सकता है। तो ये न्यायपूर्ण होना चाहिए, उसका जो सिलेक्शन है वो न्यायपूर्ण होना चाहिए। और इससे कोई भी मैटर नहीं करता है कि इसमें किसको क्या मिला और किसको नहीं मिला। इस अवधारणा में प्रक्रिया पर बल दिया जाता है। ये जो अवधारणा है प्रक्रियात्मक न्याय, उसमें सिर्फ
क्रिया की जाती है, प्रक्रिया की जाती है, काम किया जाता है, परिणाम में नहीं बल दिया जाता है। मतलब कि प्रक्रियात्मक न्याय में सिर्फ काम किया जाता है, वह वस्तु लोगों तक पहुंची या नहीं इससे उनको कोई मतलब नहीं होता। आगे देखिए, यह जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि का भेदभाव का विरोध करता है। यह सिद्धांत समाज में सब मनुष्य की समान गरिमा और समान महत्व को स्वीकार करता है। इस दृष्टिकोण से यह एक प्रगतिशील विचार प्रतीत होता है, परंतु यह विचार बाजारवादी अर्थव्यवस्था एवं पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मानते हुए इस मान्यता पर विश्वास करता है कि सबके लिए समान नियम बना देने से समाज के सभी सदस्य अपने परस्पर संबंधों को न्यायपूर्ण विधि से उपलब्ध करा देंगे तथा सरकार को इस प्रक्रिया में हस्तक्षेप करने की कोई जरूरत नहीं है। क्या मतलब है कि जो प्रक्रियात्मक न्याय वाले लोग हैं वो मानते हैं कि सिर्फ इसको बना देने से ही काम हो जाएगा, कि कोई भी कानून या ये सारा चीज़ समानता बस कह देना कि सब समान है, बस इतना ही काफ़ी है। क्योंकि हर कोई क्या कर सकता है कि हर कोई अपने विचारों से समाज के सभी सदस्य परस्पर संबंध बनाकर न्यायपूर्ण विधि से क्या कर सकते हैं, इन सब चीज़ों को उपलब्ध करा सकते हैं, समानता को उपलब्ध कर सकते हैं, किसी कानून को उपलब्ध करवा सकते हैं कि वो लागू करवा देंगे। तो ज़रूरी नहीं है सरकार को इसमें हस्तक्षेप करना। ये कहने का मतलब है प्रक्रियात्मक न्याय का। तो अब देखिए क्या कहते हैं ये कि पूंजीवादी जो व्यवस्था है ना, जो पूंजीवादी है, जो अमीर लोग हैं वो अपने आप क्या करेंगे, इस व्यवस्था को लागू करवा देंगे, तो सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। हर्बर्ट स्पेंसर तर्क देते हैं कि सरकार को दिव्यांगों को भी कोई सहायता नहीं करनी चाहिए, अपितु जो कोई जीवन संघर्ष में असक्षम हो उसे मर जाने देना चाहिए। कि हर्बर्ट स्पेंसर का मतलब है कि जो दिव्यांग व्यक्ति है उसका कोई हेल्प ना करे, क्योंकि वो हमारे भारत के कोई भी काम में नहीं आ रहा है। कि अगर वो भारत के लिए कुछ करता है, देश के लिए कुछ करता है, तब उसका हेल्प करो। अगर वो कुछ नहीं कर रहा है देश के लिए तो उसका हेल्प मत करो। वो अगर असक्षम है तो उसे उसी हाल पे छोड़ दो। और वो अपनी वजह से वो ऐसा है कि वो असक्षम है, तो इस वजह से उसे क्या करना चाहिए, मर जाना चाहिए। तात्विक न्याय। तत्वात्मक न्याय के समर्थकों की मान्यता है सभी सेवाओं, पदों एवं वस्तुओं इत्यादि का वितरण न्यायपूर्ण होना चाहिए। यह सामाजिक आर्थिक न्याय को मान्यता देते हैं। यह व्यक्ति की मूलभूत आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयत्न करते हुए अवसर की समानता पर बल देते हैं। तत्वात्मक न्याय या सामाजिक न्याय का विचार मार्क्सवादी एवं समाजवाद के साथ निकटता से जुड़ा हुआ है। इनका मानना है पूंजीवाद व्यवस्था समाज में सिर्फ असमानता पैदा करती है। आर्थिक जीवन में खुली प्रतिस्पर्धा ऐसी असमानता को जन्म देता है जिससे निर्धन वर्ग धनवान वर्ग द्वारा शोषित किए जाते हैं। देखिए क्या बोला है तात्विक न्याय में। तात्विक न्याय में बोला गया कि सभी चीज़ों को, सेवाओं को, पदों को और वस्तुओं को न्यायपूर्ण तरह से वितरण किया जाना चाहिए, मतलब बांटा जाना चाहिए। सामाजिक आर्थिक न्याय को मान्यता देते हैं ये तात्विक न्याय में, और यह व्यक्ति की मूलभूत जो आर्थिक आवश्यकता है उसको पूरा करने का प्रयत्न करते हैं और अवसर की समानता पर बल देते हैं। और तत्वात्मक न्याय में क्या बोला है कि जो मार्क्सवादी लोग हैं, है ना, मार्क्सवाद और समाजवाद, ये जो है ये निकटतम कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। क्योंकि जो चीज़ मार्क्सवादी समाजवादी का विचारधारा है वही तत्वात्मक न्याय में भी आ जाता है। कि मार्क्सवादी का विचारधारा क्या था कि जो अमीर व्यक्ति है वो गरीब का शोषण करता है, तो एक टाइम क्या आएगा कि इतना ज़्यादा शोषण बढ़ जाएगा कि जो मजदूर है वो सामने आएंगे और वो अपनी लड़ाई खुद लड़ेंगे और समाज में समानता फैल जाएगी। वैसे ही तत्वात्मक न्याय का क्या कहने का है कि पूंजीवाद व्यवस्था समाज में सिर्फ असमानता पैदा करती है। ठीक है, आर्थिक जीवन में खुली प्रतिस्पर्धा ऐसी असमानता को जन्म देती है। कि ये क्या करते हैं, प्रतिस्पर्धा करते, कंपटीशन करते हैं पैसे से रिलेटेड या कोई भी चीज़, इसमें कंपटीशन लगा के रखते हैं कि इसके पास लैम्बोर्गिनी है तो मेरे पास ये होगा। ऐसे करके बहुत सारी क्या करते हैं, ये कंपटीशन करने के चक्कर में शोषण करते हैं कहीं ना कहीं गरीब वर्ग का। तो जिससे निर्धन वर्ग जो है वो और गरीब हो जाता है और जो धनवान वर्ग है वो शोषण करता है निर्धन वर्ग का। तो यही है। देखिए हमने प्रक्रियात्मक न्याय और तात्विक न्याय के बारे में पढ़ा। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है प्रक्रियात्मक और तात्विक में, तो
तो ये जो प्रक्रियात्मक न्याय है वो सेवाओं, पद, वस्तुओं का न्यायपूर्ण वितरण करना कहता है। और सेम चीज़ ये तात्विक न्याय वाले भी कहते हैं कि सेवा, पद, वस्तु का न्यायपूर्ण वितरण करना चाहिए। यह क्या करते हैं, क्रिया पर बल देते हैं प्रक्रियात्मक वाले, जबकि तात्विक वाले क्या करते हैं, ये व्यक्ति के मूलभूत आवश्यकताओं तथा समान अवसर की समानता पर बल देते हैं। प्रक्रियात्मक वाले कहते हैं कि पूंजीवादी व्यवस्था का समर्थन करता है ये, और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को महत्वपूर्ण मान्यता देता है। ठीक है, जबकि ये तात्विक न्याय वाले मार्क्सवादी तथा समाजवादी व्यवस्था को मानते हैं तथा पूंजीवादी व्यवस्था का विरोध करते हैं। प्रक्रियात्मक न्याय वाले जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि में भेदभाव का विरोध करते हैं। और सेम चीज़ ये तात्विक न्याय वाले भी करते हैं कि यह जाति, धर्म, लिंग, भाषा इत्यादि में भेदभाव का विरोध करते हैं। देखिए, फिफ्थ में यह मानते हैं कि पूंजीवादी लोग न्यायपूर्ण तरीके से सभी वस्तुओं को उपलब्ध करा देंगे, जबकि ये क्या मानते हैं तात्विक न्याय वाले कि यह पूंजीवादी लोगों पर विश्वास नहीं करते हैं तथा उन्हें निर्धनों का शोषण करने वाला बताते हैं। कि जो पूंजीवादी व्यवस्था है ना, जो पूंजीवाद है वो क्या करता है, गरीबों का शोषण करता है, ऐसा मानते हैं तात्विक वाले। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि इसमें और इसमें क्या डिफरेंस। जॉन रॉल्स का न्याय का सिद्धांत। अमेरिकी राजनीति दार्शनिक जॉन रॉल्स ने अपनी पुस्तक अ थ्योरी ऑफ जस्टिस 1971 में न्याय संबंधी अपने विचार दिए। उनका मानना था कि अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख की प्राप्ति हो, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सुख की प्राप्ति होनी चाहिए। वह अपनी रचना करने के लिए सामाजिक समझौता और वितरणात्मक न्याय की अवधारणाओं को आधार बनाते हैं। मतलब यह है कि समाज में समान रूप से न्याय देने का आधार यही होगा कि सामाजिक समझौता हो और सबको बराबर अधिकार मिल सके। वह दो प्रकार के पदार्थ का निर्देश देते हैं। जॉन रॉल्स कहते हैं दो प्रकार के आधार पर क्या वितरणात्मक किया जाना चाहिए, मतलब कि बांटा जाना चाहिए। पहला, सामाजिक पदार्थ, आय, संपदा, संपत्ति, आवास एवं सत्ता, अधिकार और स्वतंत्रता, जिन्हें सामाजिक संस्थाएं प्रत्यक्ष रूप से वितरित करती है। कि प्रत्यक्ष रूप से क्या जो सामाजिक संस्थाएं बनी हुई है वो क्या करती है, इन सब चीज़ों को समान रूप से बांटती है लोगों को, जैसे कि आय, संपदा, संपत्ति, आवास, सत्ता, अधिकार, स्वतंत्रताएं, ये सारी चीज़ें समान रूप से सबको मिली होती हैं। दूसरा, प्राकृतिक पदार्थ, स्वास्थ्य, बुद्धि, कल्पना शक्ति, प्राकृतिक प्रतिभा इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो है प्रत्यक्षतः सामाजिक संस्थाओं द्वारा वितरित नहीं किए जाते, परंतु आंशिक रूप से उन संस्थाओं के अधीन हो सकते हैं। कि मतलब ज़रूरी नहीं है कि ये बांटे कोई आपको, ये हो सकता है कि आपको फीवर आ गया हो, कि इसका मतलब क्या है कि हम मुझसे प्रभावित हो जाते हैं। मतलब कि मान लीजिए आप बीमार हो गए, तो बीमार आपको किसी ने बीमार किया थोड़ी, आप खुद बीमार हो गए ना, तो यही कहने का मतलब है इसका। वह ऐसी कल्पना की है जिससे लोग अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीति के बारे में नहीं जानते हैं, एक मूर्ख की तरह प्रतीत होते हैं। उनका मानना है कि समाज में बैठे लोगों को यह भी ज्ञात नहीं होता कि समाज में संघर्ष पैदा करने वाली कौन सी बातें हैं। क्या मतलब है कि जॉन रॉल्स कहते हैं कि जिन लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीति के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं होता, वो एक मूर्ख है। और ऐसे लोग समाज के बारे में कुछ भी नहीं जानते कि समाज में कौन कौन सी संघर्ष पैदा हो रही है, ये कुछ भी नहीं जानते हैं वो। तो ऐसे लोगों को रॉल्स हैं वो क्या बोलते हैं, जॉन रॉल्स जैसे लोगों को मूर्ख मानते हैं। ये देखिए, रॉल्स यह कल्पना करते हैं कि मूल स्थिति जिनके पास काम नहीं हो में रहने वाले वार्ताकार जोखिम नहीं लेना चाहते। कि मूल स्थिति में रहने वाले कैसे, क्या बोल सकते हो आप, जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी इंसान जब जन्म लेता है तो वो मूल स्थिति में होता है ना कि वो अमीर है या गरीब है, क्योंकि उसके बाद ही वो कोई काम करता है या कुछ करता है, तो इसलिए उसकी जो मूल स्थिति होगी वो जन्म से रिलेटेड होती है। तो जो मूल स्थिति है उसके अनुसार वो जो वार्ताकार है, जो वो इंसान है, वो जोखिम नहीं लेना चाहता है किसी भी चीज़ का, कि वो नहीं जानना चाहता इन सब चीज़ों को। कि राजनीतिक, आर्थिक का भी हमने पढ़ा ना कि रॉल्स क्या कहते हैं, जिनको राजनीतिक, आर्थिक के बारे में बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है वो एक मूर्ख है। तो ऐसे लोग क्या करते हैं, समाज में बिल्कुल भी
रिस्क नहीं लेना चाहते हैं। उनका मानना है कि असमानताओं को इस तरह व्यवस्थित किया जाएगा कि सबसे बदतर स्थिति वाले लोगों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा हो, कि सबसे ज़्यादा जो गरीब है या सबसे ज़्यादा जिसका जीवन बदतर बना हुआ है उसको सबसे ज़्यादा क्या मिलना चाहिए, रॉल्स के न्याय सिद्धांत की आलोचना। अब रॉल्स के जो न्याय सिद्धांत थे उसके बारे में आलोचना किया बहुत सारे विचारकों ने कि समुदायवादियों के विचार। अब उस समुदायवादियों ने कैसे रॉल्स के विचारों को की आलोचना की है। इन्होंने रॉल्स के विचार को और सम्मान तथा व्यवहारिक माना है। विभिन्न समूह एवं विभिन्न समुदाय के लिए न्याय की भिन्न भिन्न धारणाएं आवश्यक है, इसलिए न्याय का कोई मानक मापदंड नहीं हो सकता। मतलब यह है कि जहां समानता की जरूरत है वही समानता व न्याय देना चाहिए। व्यक्तिगत का व्यक्तित्व उसके सामाजिक परंपराओं में विकसित होता है तथा इसी के माध्यम से सद्गुण अर्जित करते हैं, कि जिसको ज़रूरत है उस चीज़ को उसी को मिलना चाहिए, और जो व्यक्ति है वो जिस माहौल में रहता है उसी के अनुसार उसका स्वभाव हो जाता है। ऐसा मानना है समुदायवादियों का। आगे देखिए, न्याय का कोई सार्वभौमिक नियम नहीं हो सकता। अगर पूरी समाज जाति प्रथा में विश्वास करता है तो उनके अनुसार बनी वितरण की कसौटियाँ उस समाज के लिए न्यायप्रद होगी। मतलब कि अगर पूरा समाज जाति प्रथा को ठीक मानता है तो ये कहीं से भी गलत नहीं है, ऐसा समुदायवादियों ने कहा। इस आधार पर न्याय अमूर्तता तथा सार्वभौमिक का खंडन करते हैं। सबके लिए न्याय अलग अलग हो सकता है, ऐसा मानना है समुदायवादियों का। देखिए, इसमें न्याय अमूर्तता क्यों बोला है, क्योंकि मान लीजिए कि ऊपर से कोई भी इंसान देखने में अच्छा खासा घर का लग रहा है, लेकिन क्या पता वो एक बहुत गरीब हो जिसके पास खाना खाने के लिए भी पैसे ना हो और वो उसकी जो स्थिति हो बहुत ख़राब हो। तो ऐसा मानना है कि जो न्याय अमूर्तता है उस पर ध्यान देना चाहिए उसे, और सार्वभौमिक का खंडन करते हैं। ये कहते हैं कि हमें सबका तो करना चाहिए लेकिन जिसको सबसे ज़्यादा ज़रूरत है उसका सबसे पहले करना चाहिए। तो इसलिए ये सार्वभौमिक का नारीवादियों के विचार। अब जॉन रॉल्स के विचारों की आलोचना कैसे नारीवादियों के विचार ने की है, तो सुसेन मोलर ओकिन जैसी नारीवादी लेखिका इस बात पर ध्यान केंद्रित करती हैं कि रॉल्स का न्याय का सिद्धांत परिवार में मौजूदा समानता और अन्याय के बारे में खामोश है, कि वो परिवार में क्या चीज़ चल रहा है, मौजूदा जो असमानता है उस पर खामोश रहते हैं। जॉन रॉल्स कुछ भी नहीं कहते हैं। तो रॉल्स न्याय सिद्धांत परिवार के भीतर होने वाले अन्याय एवं लिंग आधारित श्रम विभाग की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। मतलब योग्यता के हिसाब से श्रम मिलना चाहिए, लेकिन वो नहीं भी मिलता है तो वो खामोश रहते हैं, ऐसा कहना है नारीवादियों का। न्याय सिद्धांत परिवार में असमानता को लेकर मौन है, कि जो न्याय सिद्धांत है जॉन रॉल्स का वो क्या है, वो बिल्कुल परिवार में असमानता है लेकिन फिर भी वो क्यों खामोश है। रॉल्स का मत है कि मूल स्थिति में परिवारों के मुखिया भी सम्मिलित होते हैं। रॉल्स एक तरफ तो परिवार को समाज की एक ऐसी आधारभूत संरचना के रूप में स्वीकार करते हैं जिसके लिए न्याय के सिद्धांतों का चयन होता है, वहीं दूसरी तरफ वह परिवार के भीतर होने वाली अन्यायों एवं लिंग आधारित श्रम विभाजन की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते हैं। कि मतलब कि क्या परिवार में क्या अन्याय हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, ये इन सब चीज़ों पे ध्यान नहीं देते। वो ऐसे तो मूल स्थिति की बात करते हैं समाज में, कि मूल स्थिति ही से क्या बनता है, एक समाज बनता है और उससे ही क्या होता है कि समाज का विकास होता है। तो नारीवादी कहते हैं कि ये सारी जो चीज़ें हैं वो कहीं ना कहीं गलत है, जो रॉल्स को जिसके बारे में बोलना चाहिए। नेक्स्ट विचारक है हमारे स्वेच्छा तंत्रवादी के विचार। अब स्वेच्छा तंत्रवादी क्या कहते हैं रॉल्स के विचार पे, इनके अनुसार रॉल्स का तर्क अस्वीकार्य है। व्यक्तिगत योग्यताएं एवं क्षमताएं समाज के सार्वजनिक संपत्ति है, कि जो इंसान का व्यक्तिगत योग्यता होती है वो समाज में जो क्षमता होती है व्यक्तिगत लोगों की वो समाज की और सार्वजनिक संपत्ति है, कि उनकी सार्वजनिक संपत्ति है वो चीज़, तथा उनको सामाजिक न्याय के आधार पर पुनः वितरित किया जाना चाहिए, कि उनको जो समाज में न्याय है उस आधार पे ही उसको दोबारा से बांटा जाना चाहिए। नॉजिक, अब देखिए जो स्वेच्छा तंत्रवादी थे उनका मतलब क्या था, कि उनका मतलब है कि जो भी इंसान में योग्यता है उसके हिसाब से उसको चीज़ें मिलनी चाहिए, वही उसका असली धन है,
और वैसे ही समाज में कब उनको वो योग्यता मिलेगी, जब वो उस चीज़ों के बारे में सीखेंगे। तो समाज में जब वो सीख जाएंगे तब जाके क्या होगा, कहीं ना कहीं उसमें वो चीज़ आ जाएगी, तो तब जाके पुनः वितरित होगा, दोबारा से वो चीज़ बांटा जाएगा। अब नॉजिक ने रॉल्स के भेद मूलक सिद्धांत की आलोचना की है। यह विचारक तर्क देते हैं कि रॉल्स ने समानता पर अत्यधिक महत्व देते हुए मनुष्य की स्वतंत्रता की बलि दे दी है, कि उसने समानता की तो बात की है लेकिन उसने स्वतंत्रता की बिल्कुल भी बात नहीं की है। अधिक योग्य एवं प्रतिभा संपन्न जोखिम उठाने को तैयार रहने वाले लोगों को हीनता व्यक्तियों के लाभ हेतु कार्य करने की विवश क्यों किया जाए, कि जो मान लीजिए कि समाज में होता है ना कि कोई बड़े पोस्ट पे है लेकिन वो अच्छा इंसान है, फिर भी कहीं ना कहीं सरकार या जो उससे ऊंचा पोस्ट पे होगा वो क्या करता है, उस नीचे पोस्ट वाले से काम करवाता है, अपनी मन मर्जी का करवाता है, और वो इंसान जो है, वो जो नीचे पोस्ट पे है, वो उसे करना पड़ता है वो चीज़। तो इनका लॉजिक का कहने का मतलब है कि व्यक्तियों के लाभ, मतलब दूसरे के लाभ के लिए उस व्यक्ति को क्यों विवश किया जा रहा है गलत काम करने के लिए। रॉल्स के समझौते में सम्मिलित वार्ताकार थोड़ी सी भी जोखिम उठाने को तैयार नहीं है। समाज की उन्नति में ऐसे लोग क्या भाग लेंगे, उन्नति कर पाएंगे, कि जो लोग एक छोटा सा रिस्क नहीं उठा सकते हैं इन सब चीज़ों को जानने के लिए, तो वो क्या ही समाज में योगदान देंगे। मार्क्सवादियों के विचार। मार्क्सवादी के अनुसार नैतिक व्यवस्था को केवल वर्ग संघर्ष एवं स्वामित्व की पद्धतियों के संदर्भ में समझा जा सकता है। क्या मतलब है कि जो नैतिक व्यवस्था है, हमारी जो अच्छी व्यवस्था है, हम उसको कैसे समझ सकते हैं कि वर्ग संघर्ष एवं स्वामित्व, इन्हीं सब चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं नैतिक व्यवस्था को। अतः अज्ञान के पर्दे के पीछे हुआ समझौता और अव्यवहारिक व निराधार है, कि जिस इंसान का न्याय हुआ है या समझौता हुआ है, उसको ही पता नहीं है कि उसका समझौता किस चीज़ के लिए करवाया गया है। तो पहले तो उस इंसान को पूरी क्या होनी चाहिए, जानकारी होनी चाहिए, ना कि उसे अज्ञान के पर्दे में रखा जाना चाहिए। उसे जब पूरी चीज़ की जानकारी होगी तभी जाके हम कह सकते हैं कि उसके साथ न्याय हुआ है। तो ये निराधार माना जाएगा अगर उसको अज्ञान के पर्दे में रखकर वो उससे न्याय दिलाया गया है या समझौता करवाया गया है। तो वैश्विक न्याय। अब वैश्विक न्याय क्या है? 1980 के पश्चात वैश्विक न्याय समकालीन राजनीति दर्शन का एक महत्वपूर्ण मुद्दा बना। आधुनिक युग के 21वीं शताब्दी में न्याय की अवधारणा में रुचि रखने वाले राजनीतिक चिंतकों ने प्रमुखतः केवल राष्ट्र के अंदर राष्ट्रीय मुद्दों एवं समस्याओं पर ही चर्चा किया, अर्थात राज्य को नागरिकों के साथ कैसा व्यवहार करना चाहिए तथा नागरिकों के परस्पर संबंध क्या एवं कैसे होने चाहिए। न्याय की 3 धारणा है: वितरणात्मक न्याय, नैतिक सार्वभौमिकता और प्रमुख वित्तीय संस्थानों के इर्द गिर्द घूमती रहती है, कि इन तीनों चीज़ों के अंदर ही हमारा जो वैश्विक न्याय है कहीं ना कहीं घूमता रहता है। आगे देखिए, वितरणात्मक न्याय का मुद्दा क्या होता है? धन, संपदा, संसाधनों के वर्तमान वितरण पर न्यायोचित प्रक्रिया से संबंधित है, कि जो धन, संपदा और संसाधन है, इन सब की जो क्रिया होती है, इन सब चीज़ों को जो बांटने का प्रक्रिया होता है, उससे संबंधित ये मुद्दा होता है। वैश्विक राजनीति एवं अधिक संसाधन, उदाहरण की यूएनओ, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मौद्रिक कोष IMF बोलते हैं इसको, विश्व व्यापार संगठन WTD आदि, ये सारे जो है इसमें क्या होता है, न्याय दिया जाता है लोगों को, वैश्विक तौर पे न्याय दिलवाने का काम करते हैं ये। वैश्विक न्याय खुली चुनौती देती है, क्या पश्चिम के समृद्ध देशों को विकासशील एवं अविकसित देशों की संस्कृतियों, कुप्रथाओं पर ध्यान देना चाहिए? तो बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, जो कि ध्यान वो लोग नहीं देते हैं। आगे देखिए, वैश्विक न्याय की परियोजना अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसे कितनी संभव है, मतलब किसे कितनी संभव मिलनी चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे न्याय। तो इस संदर्भ के अंतर्गत मुख्यतः 5 उपागम आते हैं। पहला है राष्ट्रवाद, दूसरा है यथार्थवाद, तीसरा है विशिष्टतावाद और चौथा है विश्व बंधुत्वतावाद और राज्यों की सामाजिक परंपरा। तो देखिए, पहला राष्ट्रवाद, किसी राज्य में विशेष के नागरिकों को ही उस राज्य के कल्याणकारी लाभ प्राप्त होते हैं, अर्थात दुखी नागरिकों की मदद करना राज्य का नैतिक कर्तव्य होता है। तो ये इसके अंदर आ जाता है, राष्ट्रवाद के अंदर आ जाता है।
यथार्थवाद अब क्या बोलते हैं, इनका मानना है कि वैश्विक न्याय जैसी कोई धारणा नहीं है। वर्तमान युग में राज्य एक अच्छा नायक है जो सदैव नागरिकों की हित की रक्षा के बारे में सोचता है। किसी भी गरीब देश का ना रक्षा ना मदद करना चाहिए। कि जो सरकार है अभी की, वो क्या करती है, लोगों के हित के बारे में सोचती है और सुरक्षा के बारे में सोचती है। इसलिए वैश्विक तौर पे कोई भी ऐसा न्याय होना ही नहीं चाहिए। तीसरा विशिष्टतावाद। इनका मानना है कि नैतिक मापदंड मिली जुली परंपराओं से उत्पन्न होते हैं। हर समाज के स्वयं मापदंड होते हैं, उसके अंदर रहने वाले लोग इसके प्रति बाध्य होते हैं। उदाहरण के लिए भारत में संस्कार और अमेरिका के संस्कार, कि हर एक देश का खुद का एक संस्कार या खुद का एक परंपरा होता है जिसके अकॉर्डिंग वो बंधे हुए होते हैं कि उसके अनुसार ही चलना है। समुदायवादी के अनुसार राज्य अपनी शक्ति में ढिलाई करते हैं तो बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन पर असर पड़ता है, जिसकी वजह से जन कल्याण गंभीर समस्या उठती है। जिस वजह से क्या होता है कि ढील करता है राज्य और सरकार ढील करता है, जिस वजह से इन सब चीज़ों में क्या हो जाती है, दिक्कत आ जाती है, समस्या आ जाती है। चौथा है विश्व बंधुत्ववाद। इच्छा अनुसार नैतिकता एक सार्वभौमिकता सत्य है। सभी को संबंधों के माध्यम पर नहीं बल्कि मानव के आधार पर न्याय मिलने चाहिए। कि सभी को ऐसा नहीं है कि वो मतलब मान लीजिए जज का कोई रिलेटिव है तो उसको वो न्याय मिल जाना चाहिए, नहीं, बल्कि इंसान के ऊपर देखना चाहिए कि वो भी इंसान है और जिसको न्याय मिलने वाला है वो भी एक इंसान है, तो मानव के आधार पे न्याय करना चाहिए। पांचवा, राज्यों की सामाजिक परंपरा। रॉल्स के अनुसार सभी व्यक्ति एक दूसरे के साथ मनुष्य होने के कारण न्याय की धारणा में सम्मिलित होते हैं, ना कि एक जैसे जाति धर्म के होने की वजह से। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आपका पूरा टॉपिक कंप्लीट हो चुका है न्याय का। तो केस स्टडी पॉइंट प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।